तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी, अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक बड़ी खबर भी आपको दे दूं। पिछले कई दिनों से लगातार ये बात हो रही थी, सलमान खान और सलमान खान के पिता सलीम खान को लास्ट संडे मुंबई के बांद्रा या बैंड स्टैंड इलाके गए, वहाँ पे एक बेंच पे एक चिट्ठी मिली थी और उस चिट्ठी में एक धमकी थी। धमकी ये कि तुम्हारा भी मूसा वाला होगा। अब ये चिट्ठी किसने लिखी? पहले दिन से ये था कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही ये काम किया, क्योंकि उसके नीचे दो लाइन थे, अंग्रेजी के दो शब्द बल्कि, एक जीबी और एक एलबी। जीबी से गोल्डी बराड़ और एलबी से लॉरेंस बिश्नोई होता है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली पुलिस की हिरासत में था, स्पेशल सेल की, और उससे जब पूछताछ की गई तो उसने कहा कि नहीं, हमने कोई ऐसी धमकी नहीं दी। हमने 2018 में ज़रूर दी, लेकिन इस लेटर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने भी कहा ठीक। लेकिन इत्तेफाक से इसके बाद परसों पुणे में मूसेवाला के जो 8 शूटर हैं जिन्होंने गोली चलाई, उनमें से एक शूटर सौरभ महाकाल पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के एक ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़ा गया, वो महाराष्ट्र में ही। उससे मुंबई पुलिस ने पूछताछ की, और जो पूछताछ की करीब 6 घंटे तक, तो उस पूछताछ में मूसेवाला के अलावा, चूँकि मुंबई का अपना मामला था, मुंबई की सरजमीन पर सलमान खान और सलीम खान के नाम एक चिट्ठी मिली है, तो ये उनका केस हुआ, सॉल्व करना है, FIR भी दर्ज है। तो फिर महाकाल ने राज उगला और उसने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई झूठ बोल रहा है। ये धमकी भरा खत, ये धमकी भरी चिट्ठी दरअसल लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर ही दी गई। और इसके बाद उसने पूरी कहानी बताई है। पूरी कहानी ये है कि मूसेवाला के कत्ल के बाद, चूँकि हर जगह पे सुर्खियों में मूसेवाला, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, तो इसी दौरान में आइडिया आया कि चलो और थोड़ा सुर्खियाँ बटोरें और सलमान खान और सलीम खान के नाम एक धमकी भरा खत जारी कर दें। इसके लिए राजस्थान के जौलौर इलाके से 3 लोगों को चुना गया और कहा गया कि तुम लोग मुंबई पहुँचो और जाकर सही जगह पे, अब 2 था, एक तो चिट्ठी पोस्ट करें, आप हाथ से दे नहीं सकते, सिक्योरिटी खतरा, चेहरा सामने आएगा, तो आपको जाकर चिट्ठी देनी है। अब चिट्ठी ऐसी जगह देनी है कि मिल भी जाए और पकड़ में भी ना आए। और यहीं से एक बात और ख़तरनाक हो जाती है, वो ये कि चिट्ठी उस पार्क के एक बेंच पर रखी गई, जिस बेंच पर सलीम खान का रूटीन है कि जब वो मॉर्निंग वॉक करते हैं उसके बाद आकर थोड़ी देर सुस्ताते हैं, उस बेंच पर बैठते हैं। हालांकि वहाँ पे 4 से 5 बेंच है, तो वो किसी और बेंच पे भी रख सकता था, लेकिन उसने उसी बेंच पे वो चिट्ठी रखी जिस बेंच पर सलीम खान अमूमन बैठते हैं, और वही एक बेंच है जिस पे वो बैठते हैं, उनका पसंदीदा है। तो इसका मतलब है कि चिट्ठी रखने वाले तक को ये मालूम है कि सलीम खान की पसंदीदा बेंच कौन सी है, वो किस पे बैठते हैं। और फिर इसका मतलब ये निकलता है कि चिट्ठी रखने वाला उनकी हर हरकत, हर मूवमेंट, हर आदत, हर रूटीन से वाकिफ़ है, और इसीलिए उसने सही जगह पर चिट्ठी रखी। यानी बारीकी से रैकी की जा रही है, बारीकी से नज़र रखी जा रही है। ये अपने आप में मुंबई पुलिस के लिए भी एक अलर्ट है कि इतनी गहराई और करीबी से जो इस तरह के क्रिमिनल हैं वो नज़र रख रहे हैं। तो राजस्थान के जालौर इलाके के 3 लोग, ये लोग निकलते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर ये जाकर सौरभ महाकाल से मिलते हैं महाराष्ट्र में। फिर सौरभ महाकाल से मिलने के बाद ये मुंबई पहुंचते हैं, और मुंबई पहुंचकर लास्ट संडे को एक बेंच पर ये चिट्ठी रख देते हैं। लेकिन इन 3 में से चिट्ठी किसने बेंच पर रखी ये क्लियर नहीं है, क्योंकि जो महाकाल है उसने कहा कि मुझे एग्जैक्ट ये नहीं मालूम, लेकिन वो 3 लोगों के उसने नाम बताए, और उन तीनों का ताल्लुक राजस्थान से और तीनों का ताल्लुक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। अब उन 3 लोगों को किसने इंस्ट्रक्शन दिया और आगे भेजा, तो वो शख्स का नाम भी सामने आ गया, और उस शख्स का नाम है विक्रमजीत सिंह बराड़। विक्रमजीत सिंह बराड़ के बारे में है ये कि जो चिट्ठी पे जो लाइनें लिखी थी कि तुम्हारा भी मूसा वाला होगा, ये लाइन, ये इबारत विक्रमजीत सिंह बराड़ की ही थी। उसी ने ये लाइन एक तरह से बताई कि ये लाइन लिखनी है चिट्ठी पर। अब किसने अपने हाथ से लिखी ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये लाइन विक्रमजीत सिंह बराड़ की दी हुई है, और उसके नीचे जीबी और एबी ये भी विक्रमजीत सिंह बराड़ की दी हुई है। विक्रमजीत सिंह बराड़ पहले आनंद पाल सिंह गैंग, जो राजस्थान में गैंगस्टर, उसके गैंग के लिए काम करता था,
लेकिन आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर हो गया, मौत हो गई। उसके बाद वो लॉरेंस बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ गया और फिर उसी के लिए काम करने लगा। फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, पुलिस उसे ढूंढने लगी और आखिरकार उसने फिर विक्रमजीत सिंह को पुलिस से बचाने के लिए यहाँ से कनाडा भेज दिया। तो विक्रमजीत सिंह बराड़ भी इस वक्त गोल्डी बराड़ की तरह कनाडा में, और वहीं कनाडा में रहते हुए लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता है। तो मैं इस चिट्ठी की धमकी भरे खत के पीछे विक्रमजीत सिंह बराड़ और रखने वाले 3 लोग, तीनों के नाम पुलिस के पास। अब उन तीनों की तलाश कर रही है मुंबई पुलिस, उन्हें गिरफ्तार करेगी। अब इस चिट्ठी को इस वक्त लिखने का मतलब और मकसद क्या था, इसकी मुंबई पुलिस तफ्तीश कर रही है कि कहीं एक मकसद तो ये नहीं कि मूसेवाला की मौत की वजह से जो सुर्खियां हैं उसमें गैंग की थोड़ी और सुर्खियां बढ़ जाएं, या सचमुच ये वैसे ही थ्रेट है। क्योंकि एक और ने, मैंने आपको सुनाया, कनाडा से बैठकर एक ने कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर या तो सलमान खान माफ़ी मांगे वरना हम मार देंगे। तो उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन मुंबई पुलिस इसको बहुत सीरियसली ले रही है और इसीलिए अब गैलेक्सी जो सलमान का घर है वहाँ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सलमान के इर्द गिर्द की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हालांकि ये भी कि इस शूटिंग के सिलसिले में वो देश से बाहर जा रहे हैं, अभी वो वापस ही आए क्योंकि देश से बाहर थे, अबू धाबी में आईफा अवार्ड था। तो कुल मिलाकर इस चिट्ठी का राज खुल गया जो सलीम खान के गार्ड ने उन्हें दी थी संडे को सुबह करीब 7:40 पर, जिसकी FIR मुंबई में लिखी हुई है। तो इस चिट्ठी के पीछे विक्रमजीत सिंह बराड़ और 3 लोग जिनका ताल्लुक राजस्थान के जालौर से है उनका था। अब पुलिस उनको पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है। ये तो रही एक बात। दूसरी भी अपडेट कहानी सुनाने से पहले आपको दे दूँ वो ये, कल मैंने आपको बताया था कि आपस के इंटर स्टेट पुलिस में ही होड़ है क्रेडिट लेने का, इस वजह से भी शूटर पकड़े नहीं जा रहे हैं। हालांकि एक और शूटर पकड़ा गया है। एक और चीज़ बताई थी कि गोल्डी बराड़ के लिए इंटरपोल से रिक्वेस्ट की रेड कॉर्नर नोटिस जारी करें, CBI ने नहीं मानी इनकी बात, पंजाब पुलिस की शिकायत थी। अब आखिरकार क्योंकि 19 मई को, माफ़ कीजिएगा, पहली बार पंजाब पुलिस ने CBI को चिट्ठी लिखी, नहीं हुआ। अब 2 जून को जब चिट्ठी लिखी गई उसके बाद CBI ने आखिरकार रेड कॉर्नर नोटिस के लिए इंटरपोल से कांटेक्ट किया है और गोल्डी बराड़ के खिलाफ इंटरपोल ने अब रेड कॉर्नर नोटिस, जो ज़रूरी कागजात हैं जैसी पूरी हो जाएंगी उसके बाद वो जारी हो जाएगी। कागजात क्या होते हैं किसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए? मुकदमा, जिस देश में वो वांटेड है उस देश में अदालत की कोई कॉपी कि हाँ भैया ये हमें वांटेड है, इसके खिलाफ नॉन अवेलेबल जो है वारंट है, क्या क्राइम किया है इसने, उस क्राइम की भी ब्रीफ डिटेल, ये सारी चीज़ें आपको इंटरपोल को देनी होती है ताकि लगे कि हाँ ये जेन्युइन मामला है। तो अब इंटरपोल शायद रेड कॉर्नर नोटिस जारी करते हैं। ये तो रही 2 जानकारी। अब बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर पिछले कई दिनों से आपने मूसेवाला की कहानी सुनाई, मूसेवाला की मौत की, लेकिन इस मौत के पीछे का जो एक कैरेक्टर है सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसकी वजह से कहते हैं और जो वजह बना मूसेवाला के कत्ल का, वो विक्की मिद्दू खेड़ा कौन था? आखिर विक्की मिद्दू खेड़ा में ऐसी क्या चीज़ हुई जिसकी वजह से सिद्धू मूसेवाला की जान गई? क्या दुश्मनी थी? कब कत्ल हुआ? कैसे हुआ? क्यों मिद्दू खेड़ा को मारा गया? कौन लोग थे जो इसके पीछे थे? जैसा कि आ रहा बार बार कि क्या सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर का भी इसमें हाथ था? क्या सिद्धू मूसेवाले को इस कत्ल के बारे में और भी कोई जानकारी थी? क्या उनके खिलाफ भी कोई मामला या जांच चल रही थी? तो इन सारी चीज़ों को लेकर लगा कि मुझे वाकई इस केस की जो सबसे अहम एक किरदार है विक्की मिद्दू खेड़ा, उसके बारे में आप तक पूरी जानकारी और कहानी पहुंचाई जानी चाहिए। विक्की मिद्दू खेड़ा का असली जो नाम है वो है विक्रमजीत सिंह मिद्दू खेड़ा, विक्रमजीत सिंह एलियस विक्की मिद्दू खेड़ा। तो विक्रमजीत से वो विक्की बना और उसी नाम से अपने दोस्तों और तमाम रिश्तेदारों में वो मशहूर है, मकबूल था। तो ये एक ऐसी फैमिली से जो एक तरह से कह सकते हैं हम पॉलिटिकल फैमिली भी थी, और बादल परिवार पंजाब में एक ताकतवर फैमिली है। तो उनके जो नेता सुखबीर सिंह बादल उनसे काफ़ी करीबी थी विक्की मिद्दू खेड़ा की। ये विक्की मिद्दू खेड़ा जो है ये मुक्तसर साहब ज़िले के मौलौत एक जगह है, वहाँ पे सारे पूर्वज और घर परिवार, वहीं पैदाइश मुक्तसर साहब ज़िले में। और फिर उसके बाद ये लोग बाद में मोहाली आए स्कूलिंग पढ़ाई के लिए। मोहाली के शिवालिक पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की। स्कूल ख़त्म करने के बाद इत्तेफाक से विक्की मिद्दू खेड़ा भी चंडीगढ़ पहुंचता है हायर एजुकेशन के लिए, और वहाँ पर वो DAV कॉलेज में एडमिशन लेता।
यहीं से अब विक्की मेदुखेड़ा और लॉरेंस बिश्नोई की करीबी शुरू होती है, जान पहचान। इससे पहले दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, और तब लॉरेंस बिश्नोई भी कोई गैंगस्टर नहीं था, एक साधारण एक आम स्टूडेंट था। वो भी पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए आया था, वकील बनना चाहता था। तो अब डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया, वहीं से ग्रेजुएशन किया, और उसी कॉलेज में रहने के दौरान इलेक्शन, स्टूडेंट्स यूनियन, इन सारी चीज़ों को लेकर दोस्ती हुई। लेकिन यहाँ पे विक्की मेदुखेड़ा लॉरेंस बिश्नोई का सीनियर था कॉलेज में, और एक तरह से बड़े भाई का दर्जा भी दिया हुआ था लॉरेंस ने। कई बार मदद भी की थी, अच्छे पॉलिटिकल फैमिली से, सुखबीर बादल जैसे परिवार से दोस्ती थी। और पढ़ाई करने के बाद डीएवी से फिर विक्की मेदुखेड़ा ने पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ में एडमिशन लिया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ में 2009 में। यहाँ से थोड़ी सी इनकी कहानी अलग शुरू होती है। मेदुखेड़ा जो है उसने स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी कि सोपू, उसका इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीत गया, और फिर सोपू का प्रेसिडेंट बना। प्रेसिडेंट बनने के बाद लॉरेंस के साथ और ज़्यादा करीबी और दोस्ती हुई, और परिवार की तरह एक दूसरे से मिलने लगे, साथ में उठना बैठना शुरू हुआ। उसी के बाद बहुत सारे और लोग आए जो आगे चलकर भी मिले। अब इसी सोपू का इलेक्शन बाद में इसी विक्की मेदुखेड़ा और उसके सपोर्ट की वजह से, कहते हैं लॉरेंस बिश्नोई ने भी लड़ा, लेकिन 2 बार हारा, फिर एक बार जीता, और एक बार वो भी सोपू का प्रेसिडेंट बना था लॉरेंस। स्टूडेंट्स यूनियन में कामयाबी हासिल करने के बाद, चूंकि राजनीति की तरफ था और विक्की मेदुखेड़ा का परिवार का भी परिवार और राजनीति की तरफ झुकाव था, उसके बाद उसने वहाँ पे पंजाब में श्रोमणी अकाली दल की जो स्टूडेंट्स विंग है, जैसे कांग्रेस की एनएसयूआई है या फिर बीजेपी की एबीपी है, उसी तरह एबीवीपी, उसी तरीके से श्रोमणी अकाली दल स्टूडेंट्स यूनियन है, एक यूनिट है, तो एसओआई, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, उसको इसने ज्वाइन किया। और 2015 में पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी कि एसओआई ने जीत हासिल की थी, उसमें कहते हैं कि विक्की मेदुखेड़ा का बहुत बड़ा रोल था, और यहीं से विक्की मेदुखेड़ा का कद और ख़ासतौर पर श्रोमणी अकाली दल में, पार्टी में बढ़ता गया। इनके अपने भाई जो विक्की मेदुखेड़ा के दूसरे भाई हैं, अजय मेदुखेड़ा, वो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में आ गए। मोहाली से उन्होंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव भी लड़ा। फिर धीरे धीरे वक्त बीता, पॉलिटिकल घराने से दोस्ती, विक्की मेदुखेड़ा का कद बढ़ता गया, बड़े बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना, और इसी दौरान में पंजाब में म्यूज़िक इंडस्ट्री भी जो है इधर उफान पर थी, काफ़ी सारे पैसे आ रहे थे। अब पॉलिटिक्स के अलावा विक्की मेदुखेड़ा ने पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर भी एंट्री मारनी शुरू कर दी, और एक तरह से पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में, उस बिज़नेस में वो उतर गया। अब एक ठीक ठाक पॉलिटिकल फैमिली का दबदबा, उसका हाथ, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी खुद, तो अब म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी जब पहुंच आई, लगा चंडीगढ़ के सत्ता के गलियारे में भी पहुंच है, तो लोगों ने विक्की मेदुखेड़ा को पकड़ना शुरू किया, खासतौर पर आर्टिस्ट, सिंगर, म्यूजिशियन, और उन्होंने कहा कि भाई हमारा भी कुछ एल्बम, कुछ ये सारी चीज़ें निकले। तो बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर, बड़े बड़े रैपर, ये सब अब विक्की मेदुखेड़ा के संपर्क में आने लगे, और कहते हैं कि एक दबदबा हो गया था पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री पर विक्की मेदुखेड़ा का, और उसमें पैसे बेइंतहा थे, बेशुमार थे। लेकिन अब इसी दबदबे की वजह से पंजाब में एक लॉबी बन गई म्यूज़िक इंडस्ट्री की। जो कुछ सिंगर थे विक्की मेदुखेड़ा के खेमे में थे, कुछ थे दूसरे खेमे में थे, कुछ तीसरे खेमे में थे, और जैसा मैंने पहले बताया, बहुत सारे जो गैंगस्टर थे उन्हें भी लगा इधर पैसा है, कहाँ चाकू बंदूक के दम पर लोगों से खाली रिस्क लेकर इतना वसूली करें। अच्छा है, साफ़ सुथरा काम है, म्यूज़िक इंडस्ट्री में करो, 10 सिंगर को डराओ धमकाओ, उनसे कहे भाई हमारे लिए गाना गाए, हमारे लिए एल्बम बना, और उससे बेशुमार पैसे कमाएंगे। अच्छा काम भी है, शराफत वाला भी है। तो ऐसे चक्कर में बहुत सारे गैंगस्टर आ गए, म्यूज़िक इंडस्ट्री पे उनका दबदबा हो गया, लेकिन खेमा बढ़ता गया। अब उन्हीं एक खेमे का हिस्सेदार विक्की मेदुखेड़ा, और विक्की मेदुखेड़ा के होने का मतलब है कि लॉरेंस से दोस्ती, तो लॉरेंस का भी खेमा वही। बहुत सारे सिंगर इसके ख़िलाफ़ थे, और इत्तेफाक से उन्हीं में धीरे धीरे सिद्धू मूसेवाला भी हो गए, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला जिस तरीके से पॉपुलर होने शुरू हुए, तो फिर ये था कि वो अपने हिसाब से खुद ही लिरिक्स लिखते। पहले तो लिरिक्स से शुरू किया सिद्धू ने, उसके बाद अपने गाने लिखने शुरू किए। इत्तेफाक से उनके गाने पॉपुलर होने लगे, करोड़ों में व्यूज़ आने लगे यूट्यूब पर। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, इन जगहों पर उनके गाने और भी ज़्यादा सुपरहिट होने लगे।
तो अब एक बड़ा जो मार्केट में सिंगर होता है उसकी तरफ हर किसी की नज़र पड़ती है। फिर ये होता है कि यार ये हमारे लिए गाएगा तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो कहते हैं कि सिद्धू मूसेवाला को भी इस खेमे में लाने की कोशिश की गई और कहा गया कि भाई तुम हमारे लिए गाना गाओ, हमारे साथ डील करो। सिद्धू मूसेवाला ने कहा कि नहीं, ये जो कुछ है हम अपने बलबूते पे करेंगे। और यहीं से पहली दुश्मनी की ये बीज बोनी शुरू हो गई। इसके बाद लॉरेंस तक ये बात पहुंची। अच्छा, कहते हैं कि मिद्दू खेड़ा और लॉरेंस के बीच बहुत करीबी न सिर्फ दोस्ती बल्कि बड़े और छोटे भाई का रिश्ता था। तो लॉरेंस इधर धीरे धीरे बड़ा गैंगस्टर बनता गया, फिर जेल में था। इसके बाद उधर सिंगर को लेके कोई भी इस तरह का झगड़ा वगड़ा होता तो कहते हैं जो मिद्दू खेड़ा है वो लॉरेंस से संपर्क करता, वो इसको निपटवाता। वहीं कहीं ना कहीं फिर इधर सिद्धू मूसेवाला का भी नाम आया, कहा गया गाओ, नहीं गाया। और इसी बीच में सिद्धू मूसेवाला ने एक गाना गा दिया जो देवेंद्र बम्बिया गैंग के नाम से जुड़ा हुआ था। तब लगा कि एक तो हमारे गुट में आ नहीं रहा, हमारे पाले में, ऊपर से हमारे राइवल गैंग की ये तारीफ कर रहा, हम कह रहे हैं तो नहीं गा रहा है, उनके लिए गा रहा है, तो दुश्मनी और थोड़ी बड़ी हुई। लेकिन अभी तक बात ऐसी कोई नहीं थी जो खतरे वाली थी, क्योंकि सारे एक दूसरे के कॉलेज के भी थे ये लोग, मिद्दू खेड़ा और लॉरेंस, वो सारे जो बिश्नोई थे। लेकिन दुश्मनी जो बढ़ी और उसके पीछे जो राज है, वो राज क्या है वो अब आगे मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि विक्की मिद्दू खेड़ा के कई दुश्मन हो चुके थे म्यूजिक इंडस्ट्री में दबदबे को लेकर, जो अलग अलग राइवल गैंग था, और इसी वजह से इसको रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। इसके बाद बाकायदा घर से लेकर जहाँ जहाँ ये जाता है उनकी रैकी की गई। रैकी करने के बाद कुछ शूटर को तैयार किया गया, और शूटर को तैयार करने के बाद फिर ये तय हुआ कि रास्ते से हटाना है। बाकायदा घर की रैकी करने के बाद पंजाब में अलग अलग जगहों पे पूरी रैकी हुई, और आखिरकार ये तय किया गया कि कहाँ पे सबसे आसान टारगेट ये हो सकता है, और वो हुआ मोहाली का सेक्टर 71, क्योंकि यहाँ पे सिद्धू, बल्कि माफ़ कीजिएगा, मिद्दू खेड़ा अक्सर आया जाया करते हैं। 7 अगस्त 2021, 7 अगस्त 2021, यही वो तारीख थी जिस तारीख को विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या हुई। मोहाली के सेक्टर 71 में अपने एक दोस्त के साथ उस रोज़ मिद्दू खेड़ा, जो दोस्त था एक प्रॉपर्टी डीलर था, उसका काम करता था, उससे मिलने के लिए आए थे इस सेक्टर 71 में। और जब ये मिलने के लिए आए तभी वहीं पर जब ये इन्होंने पार्किंग की गाड़ी अपनी लगाई, तो उसी पार्किंग में एक मोहाली के रजिस्ट्रेशन के नंबर वाली कार आकर रुकी। सफ़ेद रंग की ये कार थी। इस कार से 4 लोग उतरते हैं। चारों ने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था, एक तो कोरोना भी था 2021 में। और उसके बाद वो अचानक बढ़े मिद्दू खेड़ा की तरफ। उन चारों की जो चाल थी और जिस तरीके से आ रहे थे, और मिद्दू खेड़ा को पता था कि उसके दुश्मन कई हैं, तो मिद्दू खेड़ा को लग गया कि कुछ गड़बड़ है। इसके बाद वो वापस अपनी गाड़ी की तरफ भागे, और भागने के बाद गाड़ी में बैठकर वो वहाँ से निकलना चाह रहे थे। लेकिन इधर से हमलावर भी वो जो चारों वो दौड़े, मिद्दू खेड़ा भी दौड़े, और उसके बाद वो अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने ही वाले थे कि तब तक उन चारों ने हथियार निकाल लिए, और कहते हैं कि करीब 30 राउंड फायरिंग की। 30 राउंड फायरिंग उस जगह पर, और सारी निशाने लेकर एक ही शख्स मिद्दू खेड़ा पर। इनमें से करीब कहते हैं 9 से ज़्यादा गोलियां लगी थी मिद्दू खेड़ा पर। और वहाँ पे उस मार्केट में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था, वो सारी चीज़ें कैद हो गई। इसके बाद गोली चलाने के बाद वो सभी जिस कार में आए थे, मोहाली के रजिस्ट्रेशन वाली, उससे निकल गए। और बाद में फिर आसपास में लोग आए, उन्होंने देखा, हॉस्पिटल ले गए, लेकिन देर हो चुकी थी। अब इत्तेफाक से आप देखिए तो सिद्धू मूसेवाला पर भी 29 मई को करीब 30 राउंड फायरिंग हुई थी। हालांकि उसमें से 24 गोलियां उनको लगी। उससे 1 साल पहले इसी मिद्दू खेड़ा के ऊपर भी 30 गोलियां चलाई गई, हालांकि 9 शायद लगी। अब इसके बाद यह हुआ कि पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा, और उनमें से 2 नाम आए थे, एक अमित डागर और एक भूपी राणा, कि ये दोनों हैं गैंग है जिसने इस कत्ल को अंजाम दिया है। लेकिन क्यों किया, क्या वजह थी, क्या मोटिव था, ये मोहाली पुलिस पता ही नहीं कर पा रही थी। इसी दौरान में बल्कि 5 लोगों के इसमें नाम आए थे सीसीटीवी फुटेज और बाकी लोगों को देख कर कि 5 लोग थे जिन्होंने इस कत्ल के पीछे हो सकते हैं।
लेकिन उन्होंने कोई कामयाबी नहीं मिली थी कि कौन है, और पुलिस अपनी जांच कर रही थी। मोटिव से लेकर बाकी कुछ पता नहीं, बस हवा में नाम तैर रहे थे। लेकिन अचानक इस कत्ल के बाद 29 मार्च 29 मार्च को दिल्ली पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार करती है। इन 3 लोगों को 3 गैंगस्टर थे। इनमें एक झज्जर का गैंगस्टर था भोलू, एक दिल्ली का था अनिल कुमार लठ, और एक था कुरुक्षेत्र का सनी। इन तीनों को गिरफ्तार किया किसी और केस में। जब इन सबको गिरफ्तार किया तो पता चला कि ये तीनों जो हैं देवेंद्र बम्बिया गैंग के लिए काम करते हैं। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इनसे सारी बातें पूछनी शुरू की, और उसी इंट्रोगेशन में, जिसका दिल्ली पुलिस से कोई लेना देना नहीं था, इन तीनों ने बताया कि हम बम्बिया गैंग के लिए काम करते हैं, और जो मिद्दू खेड़ा का कत्ल हुआ है उसमें भी देवेंद्र बम्बिया गैंग का ही हाथ है, उन्होंने ही ये इंस्ट्रक्शन दिया था। और जो शूटर थे, उस शूटर की मदद जो है मोहाली में और पंजाब में जिसने की थी, वो शख्स कोई और नहीं था बल्कि सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर थे। अब इसके बाद जब ये बात आई कि सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर का नाम पहली बार दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया था, और उससे पहले ये नाम नहीं आया था, तो अभी तक ये था कि पता नहीं कौन गैंग है। लेकिन जैसे ये बात आई, ये मीडिया में भी खबर आई। अब चूंकि मिद्दू खेड़ा का कत्ल एक बड़ा मामला था पंजाब में, एक पॉलिटिकल अकाली दल का, तो ये हुआ कि एक सिंगर है, उसके मैनेजर ने कत्ल किया। तब सिद्धू मूसेवाला का नाम ऑफिशियली नहीं आया था कहीं पे भी, बस एक सिंगर, और उसमें आया था कि एक सिंगर के जो मैनेजर, हालांकि वो भी तब एक्स मैनेजर हो गया था, और जिसका नाम शगुनप्रीत सिंह। तो अब सिंगर का तो नाम नहीं लिया, लेकिन शगुनप्रीत सिंह का नाम ले लिया, और सबको पता था कि शगुनप्रीत सिंह सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर हैं। ये बात अब लॉरेंस बिश्नोई और बाकी लोगों को पता चली, फिर मिद्दू खेड़ा के घर वालों को भी पता चली। तब मिद्दू खेड़ा के घर वालों ने पुलिस के पास जाकर अर्जी दी। उन्होंने कहा कि हमें शक है कि इस मामले में सिर्फ मैनेजर नहीं बल्कि सिद्धू मूसेवाला भी हो सकते हैं, क्योंकि वो मैनेजर ने उन्हीं के कहने पे ये सारी चीज़ें दी होंगी, और ये हवाई बातें थी। कोई पुख्ता सबूत न दिल्ली पुलिस के पास न पंजाब पुलिस के पास कि इस कत्ल से कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला का हाथ हो सकता है, ये कोई प्रूफ नहीं हुआ आज तक। हाँ, मैनेजर का नाम आया, लेकिन मैनेजर का नाम भी कितना सही या गलत है ये भी आज तक प्रूफ इसलिए नहीं हुआ कि जैसे ही नाम आया उसके बाद अप्रैल में शगुनप्रीत गायब हो जाता है। पुलिस ढूंढती रहती है, बाद में पता चलता है वो ऑस्ट्रेलिया चला गया। जब ऑस्ट्रेलिया चला गया तो बात और बिगड़ जाती है। फिर लॉरेंस और बाकी लोगों को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया तक भिजवाने की कोई हैसियत या औकात रखता है तो कोई सिद्धू मूसेवाला ही हो सकता है जो भेज सकता है। उसके अपने बलबूते की बात नहीं थी। यहाँ से फिर और उन लोगों को शक यकीन में बदलता गया, और फिर यहीं से इनकी दुश्मनी शुरू हो गई। तो अभी तक जो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या मिद्दू खेड़ा के कत्ल में या कत्ल से कोई रिश्ता है सिद्धू मूसेवाला का, मैं कानून के हिसाब से बात करूंगा, सबूत के हिसाब से बात करूंगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से बात करूंगा। तो दिल्ली पुलिस ने ये कहा कि जो पकड़े गए थे 3 बम्बिया गैंग के, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर का नाम लिया था, शगुनप्रीत का, सिद्धू मूसेवाला का नाम नहीं लिया। जो मोहाली पुलिस की अब तक की इन्वेस्टिगेशन है उसमें उन्होंने कहा कि कहीं भी किसी भी मोड़ पर सिद्धू मूसेवाला का इस कत्ल के साथ डायरेक्ट कोई कनेक्शन कभी नहीं मिला। अब मैनेजर ने पनाह दी, शेल्टर दिया रहने के लिए, हो सकता है उसने अपने बलबूते पे दिया और सिद्धू मूसेवाला को इसकी कोई जानकारी नहीं हो, उनमें से किसी एक के साथ उसका कोई लिंक हो। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक ये है कि इस मामले में सिद्धू मूसेवाला का कोई रोल किसी भी इन्वेस्टिगेशन में, चाहे वो दिल्ली पुलिस की हो या पंजाब पुलिस की हो, आज तक सामने नहीं आया। अब शगुनप्रीत का क्या रोल है ये तभी पता चलेगा जब शगुनप्रीत हाथ आए, उससे पूछताछ हो। खबर यही है अभी तक कि ऑस्ट्रेलिया में है। पंजाब पुलिस ने यह भी कहा कि हम उन्हें लाने की कोशिश कर रहे हैं, तब उसके लिए भी फिर रेड कॉर्नर नोटिस या बाकी चीज़ें जो है जारी की जाएंगी। तो ये थी उस शख्स की कहानी जिसकी वजह से कहते हैं कि शायद सिद्धू मूसेवाला की जान गई। इस कत्ल के बाद एक और चीज़ थी, दिल्ली की तिहाड़ जेल में लॉरेंस बंद था और कुछ चश्मदीद है उन्होंने कहा, और जो पुलिस वाले हैं उन्होंने ही बताया पूछताछ में। तब उसको जब ये पता चली कि मिद्दू खेड़ा को मार दिया गया है मोहाली में, तो कहते हैं कि लॉरेंस को बड़ा सदमा लगा था। वो बड़ा भाई मानता था दोस्त के साथ, और उसने उसी वक्त अपने करीबियों से वहीं कहा था कि जिसने भी मारा है मैं कसम खाता हूँ मैं छोड़ूंगा नहीं। और कहते हैं कि मिद्दू खेड़ा का मौत का बदला लेने के लिए लॉरेंस ने कसम खाई थी, और इसीलिए पहले ही दिन से जिस कत्ल हुआ लॉरेंस का नाम सामने आ रहा था। तो ये थी कहानी उस शख्स की जिसकी वजह से शायद सिद्धू मूसेवाला की जान गई। अब आज का अपना सिलसिला, यश शर्मा, आज इनका जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे यश शर्मा जी, जयपुर से हैं ये। इसके अलावा राहुल पाटिल RR,
इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे राहुल। रमेश चौहान ने भेजा है, हैप्पी बर्थडे सुमन चिंकी जी, और अभिषेक कुमार ने भेजा है। इसके अलावा हैप्पी बर्थडे राहुल आर्यन पटना से हैं, इनका भी जन्मदिन है। सत्य ज्योति, इनका भी आज जन्मदिन है, उड़ीसा से हैं, और ऑल द बेस्ट आपके करियर के लिए। इसके अलावा रघुराज गुर्जर, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रघुराज, और ये धौलपुर राजस्थान से हैं। गुरनूर सिंह का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे गुरनूर, और ये गगनदीप सिंह जी ने भेजा है। इसके अलावा उपेंद्र स्वामी, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे उपेंद्र, और रंजीत सिंह भारत ने भेजा है, बल्कि बरात ने भेजा है, रंजीत सिंह बरात। इसके अलावा विजेंद्र गोडारा का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे विजेंद्र। पीयूष शर्मा, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे पीयूष, और इनसे कल मेरी रात बात भी हुई थी, और राजस्थानी खाना खाने का भी ज़रूर आऊँगा। इसके अलावा आर्यन कश्यप, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे आर्यन, हमेशा अच्छे रहें आप। अमृत गिल, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अमृत साहब। और हालांकि इन्होंने लिखा है कि इनके कज़न की डेथ हो गई थी, उसके बाद से अपना बर्थडे नहीं मनाते हैं, और इनके कज़न का नाम मनप्रीत है। तो अमृत गिल साहब यही कहेंगे कि ज़िंदगी और मौत भी एक साथ साथ चलने वाली चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना करेंगे आपका कज़न आत्मा को शांति, घर वालों को सब्र मिले, और आप इन दुखों से हम सभी को कभी ना कभी निकलना भी पड़ता है, और कहते हैं वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। जय नारायण तिवारी हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे जय। और प्रवीण तिवारी जी ने भेजा है। इसके अलावा राहुल गोडवाल, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे राहुल। हरीश ने भेजा है। और महरोज़, इनका भी आज जन्मदिन है, बल्कि माहरोज़, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे महरोज़। और तनवीर आलम, इनके भाई, उन्होंने भेजा है। ललिता धमेजा और दीपक राज धमेजा, इनकी एनिवर्सरी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और राहुल धमेजा जी ने भेजा है। इसके अलावा ईशु परमार राजपुर से, इनका कहना है कि जहाँ पे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो, तो पुलिस हो या सीबीआई ये केस सॉल्व नहीं करती। एग्जाम्पल के तौर पे सुशांत भी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे केस क्यों ना उठाकर आप सीबीआई को दे देते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि जिस केस को ठंडे बस्ते में डलवाना हो, आप उसको सीबीआई को सौंप दीजिए। बेस्ट एग्जाम्पल आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा, बहुत सारे लोग अपडेट पूछते हैं, क्या बताऊँ। जो सीबीआई की टीम गई मुंबई में, जो इतना सब तमाशा हुआ, वो मीडिया की कवरेज, वो भाग दौड़, वो पता नहीं क्या क्या, करीब साल डेढ़ साल पहले रिपोर्ट भी बन के तैयार हो गई, पर वो ठंडे बस्ते में है। ये भी नहीं बताने के लिए सामने आ रही है सीबीआई की टीम कि भैया क्या सच है, और हम सब यूं ही हैं बैठे हुए। तो मुझे लगता है कि बहुत सारा ये गलत एक धारणा और सोच है कि किसी मामले की ईमानदारी से जांच करानी हो, जल्दी जांच करानी हो तो सीबीआई को दे दो। उल्टे सीबीआई लटका देती है। बल्कि मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है कि जो लोकल पुलिस जांच करती है, उनके ऊपर एक प्रेशर होता है, टाइम फ्रेम होता है, उनको पता है इतने दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी है, इतने दिनों के अंदर कोर्ट में रिपोर्ट देनी है, चाहे क्लोजिंग रिपोर्ट देनी हो, तो उनको अपना काम करना होता है, और वो ज़्यादा, मुझे लगता है कि ज़्यादा ठीक ठाक ही होता है। तो जहाँ पॉलिटिक्स और बाकी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाए, फिर वहाँ पे केस तो डिले होगा ही। दूसरा फिर कहते हैं कि नहीं पुलिस करेगी तो पॉलिटिक्स और स्टेट की सरकार है तो कैसे करेगी। तो ये बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी लागू होती है कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में सीबीआई है, तो उनको जो चीज़ सूट करेगा उसी हिसाब से वो इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, कब करना है, कब रिपोर्ट देनी है, कितनी जल्दी है, कितना बस्ते में रखना है, क्या दिखाना है, क्या छुपाना है, क्या बताना है। तो अगर पॉलिटिक्स ही है, और है बदनसीबी से हमारे देश में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो फिर हर केस और इन्वेस्टिगेशन का यही हाल होता है। हालांकि मेरा अपना एक और मानना ये भी है कि कम से कम क्राइम इन्वेस्टिगेशन, इन चीज़ों को हमेशा पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। एक मुजरिम को सिर्फ एक मुजरिम की नज़र से देखना चाहिए, न किसी पॉलिटिकल एंगल से कि किस पार्टी से उसका झुकाव है, किस पार्टी के करीबी है, न रिलीजन के एंगल से कि किस धर्म का है, न कास्ट के एंगल से, न स्टेट के एंगल से। उसका सिर्फ और सिर्फ एक पैमाना होना चाहिए कि ये एक मुजरिम है, और इसके साथ वही होना चाहिए जो हमारा संविधान, जो हमारी आईपीसी कहती है कि इसके साथ क्या होना चाहिए। इसके अलावा तहजीब है, एक स्टोरी की फरमाइश की है, शमरोज़ खान हैं, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। दीपिका हैं, और इसके अलावा प्रेम सागर हैं, मयंक प्रताप सिंह हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। गौरव विनोर हैं, श्रवण हैं, ऋतुराज श्रीवास्तव हैं, हिना असगर हैं, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। हेमंत बिश्नोई हैं, और सही कहा आपने, कई लोगों ने कहा, हेमंत बिश्नोई जी ने भी कहा, इसके अलावा और भी कुछ लोग हैं, एक गणपत लाल बिश्नोई भी जी हैं, इन्होंने कहा जोधपुर की स्टोरी सुनाओ।
मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए, अभी थोड़ी देर पहले भी यही कहा कि ये सिर्फ लॉरेंस के आगे बिश्नोई लगाने से ये मतलब नहीं है कि पूरी बिश्नोई बिरादरी गलत है और वहाँ पे सारे क्रिमिनल और गैंगस्टर हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त बिश्नोई हैं, बहुत सारे तो वकील भी हैं। मैं बार बार कहता हूँ, एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि किसी एक दो शख्स की वजह से पूरी बिरादरी, पूरी ज़ात, पूरा मोहल्ला, पूरा शहर, पूरा कौम, पूरा धर्म, पूरा देश कभी बदनाम नहीं हो सकता। कुछ लोग हर जगह आपको मिलेंगे, अपने घर में ही, अपने ख़ानदान में ही, आप ढूंढ लीजिए। मैं अपने ही बात करता हूँ, चलिए मैं अपने ख़ानदान के बारे में सोचता हूँ तो ऐसा नहीं है कि सारे शरीफ हैं, कुछ बदमाश भी हैं। तो ये हर एक के साथ चलता है, इसको वैसे नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा राकेश हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, नेताजी की कहानी सुनना चाहते हैं और मैं ये सुना चुका हूँ। सुमित बिश्नोई जी हैं यूएसए से, और फिर इन्होंने भी यही कहा था कि सर नेम से सर वो लगता है। तो मैं अफसोस समझ सकता हूँ और जो तकलीफ़ होती है किसी एक की वजह से। गणपत लाल जी हैं, इसके अलावा मलिक सुहेल हैं, थैंक यू सो मच। सैयद जाबिर हैं, स्टोरी की फरमाइश की है। असफंद अली हैं, पाकिस्तान से, मुल्तान से। इसके अलावा नरेश साहू हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। सागर हैं, देवेंद्र रिहल हैं, और गोदाई घोष हैं, सैयद अजहर हैं, थैंक यू सो मच। और ये भजन पूरा दिल्ली से हैं, थैंक यू यार, मेल आपने बहुत खूबसूरत लिखा। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल, लेकिन उससे पहले एक बताऊं कि हाँ, थोड़ी देर पहले तक अभी खबर आ रही थी कि पाकिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तबीयत बेहद नाजुक है, हालत नाजुक है, शायद वेंटिलेटर पर है, दुबई में बहुत समय से बीमार चल रहे। तो ये भी खबर आई थी थोड़ी देर पहले। तो अब आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।